हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। हमने पिछली वीडियो में हमारा पार्ट 14 पत्र जो इतिहास बन गए, इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय हमने पढ़ा तथा इसको समझा था। आज के इस वीडियो में हम पाठ के केंद्रीय भाव को पढ़ते हुए हमारे जो महात्मा गांधी के द्वारा पत्र लिखे गए हैं उनको अच्छे से समझेंगे। केंद्रीय भाव कुछ इस प्रकार हैं। पत्र केवल सूचना संवाद माध्यम भर ही नहीं, वे शिक्षा और ज्ञान के भी स्रोत हैं। हम जानते हैं पत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को सूचना पहुंचाते हैं। परंतु पत्र बस उसी चीज़ के लिए नहीं होते कि हम सूचना पहुंचाएं और उनसे बातें करें, उनसे सूचना लें, इस चीज़ के लिए ही पत्र नहीं होते। पत्र के द्वारा शिक्षा और ज्ञान भी प्राप्त होता है। हम किसी को पत्र लिखते हैं और उसके द्वारा हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और हम किसी को शिक्षा भी दे सकते हैं पत्र के माध्यम से। प्रस्तुत पत्र महात्मा गांधी ने अपने पुत्र को उस समय लिखा है जब वे जेल में थे। इस पत्र के माध्यम से वे जहां एक और हम गांधी जी के आदर्शों और चिंतन से परिचित होते हैं, वहीं नई पीढ़ी के निर्माण में उन्हें किन भावों की चिंता है, इसका भी उल्लेख इस पत्र में किया गया है। माँ की सेवा, शिक्षा में चरित्र निर्माण की भावना, गरीब का गुरुत्व, किसानी जीवन का महत्व, संस्कृत के ज्ञान की उपयोगिता, मितव्ययिता और ईश्वर की प्रार्थना को पत्र में विशेष बल दिया गया है। गांधी जी चाहते हैं कि उनका पुत्र उन्हें अपने जीवन में अपनाए। गांधी जी का यह चिंतन भारतीय जीवन के मूल्यवान पक्षों की ओर संकेत करता है। आज भी ये मूल्य हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। पत्र साहित्य का एक आदर्श नमूना यह पत्र प्रस्तुत करता है। पत्र साहित्य मतलब किस तरीके से पत्र लिखे जाते हैं, उनका साहित्य क्या होता है, हमारे सामने यह पत्र प्रस्तुत करता है। इस पूरे पत्र में महात्मा गांधी ने अपने पुत्र को जेल से पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने अपने सारे आदर्श और अन आदर्शों की और संस्कृति की क्या क्या उपयोगिताएं होती हैं उनके बारे में अच्छे से समझाया है। वह चाहते थे कि उनका पुत्र उनके आदर्शों पर चले। इससे आगे गांधी जी का पुत्र के नाम पत्र। गांधी जी ने अपने पुत्र को पत्र लिखा है। पत्र लिखने की शैली भी हम यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909। इन्होंने कहाँ से इस पत्र को लिखा था? प्रिटोरिया जेल से। कब? 25 मार्च 1909 को। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। उनको जेल से वहाँ जेल के अंदर उनको एक पत्र रोज़ लिखने तथा एक पत्र रोज़ प्राप्त करने, उसे पढ़ने का अधिकार मिला है। ये चीज़ उनके लिए वहाँ पर छोड़ दी गई थी कि आप एक पत्र लिख सकते हो और एक पत्र प्राप्त कर सकते हो। अब मैं पत्र लिखूं किसे? अब उनको ये लगा था कि मैं पत्र किसे लिखूं? मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें लिखना पसंद किया। उनको 3 इंसानों का ख्याल आया जब उन्होंने पत्र लिखना चाहा, मिस्टर रीच और मिस्टर पोलक और उनके बेटे का। लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को पत्र लिखना ज़रूरी समझा, क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। उनको कुछ भी पढ़ते थे तो अपने बेटे का ध्यान रहता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले पत्र मैं अपने बेटे को ही लिखूं। मेरे बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करना। आगे उन्होंने लिखा, तुम मेरे बारे में कुछ भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। यहाँ के कुछ हालचाल और कुछ अधिकार होते हैं जो जेल के अंदर हैं, रूल्स और कानून को मानना पड़ता था, इसलिए वो वहाँ की खबर बाहर और बाहर की खबर अंदर नहीं ला सकते थे। इसलिए सिर्फ हालचाल के अलावा वो कुछ भी ज़्यादा पूछ नहीं सकते थे। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। अब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर पूर्ण शांति में हूँ। आशा है कि बा अब अच्छी हो गई होगी। बा उनकी जो पत्नी थी उनके बारे में उन्होंने बताया कि बा अब अच्छी हो गई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला था, उसी प्रकार से
कस्तूरबा गांधी को बा होने का दर्जा प्राप्त हुआ था। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वह मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी है? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाने बराबर ले रहे हो? वो उनके हालचाल पूछते हुए बोल रहे हैं कि बा और तुम दोनों सुबह सुबह उठकर जो दूध के साथ साबूदाने लेते थे वो बराबर मात्रा में ले रहे हो ना, क्योंकि उनकी वजह से उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जवाबदारी मैंने डाली है तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे हो, ऐसी आशा मुझे है। और वो बोल रहे हैं कि तुम कैसे हो और तुम्हें जो भी मैंने जवाबदारियां दी हैं उन्हें तुम अच्छे से निभा रहे हो, क्योंकि उनके लायक तुम हो। आनंद से उसे निभाओ, ऐसी आशा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। तुम पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षा में तुम्हें रुझाव नहीं है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। ज़रूरी है हमें व्यवहारिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। सिर्फ किताबें रटकर हम डिग्रियां प्राप्त कर लें तो यह शिक्षा किसी काम की नहीं होती है। अच्छी शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। हम अगर अपना चरित्र अच्छे से निर्माण करते हैं, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव अच्छा है और हम कर्तव्यों का पालन बहुत ही ईमानदारी से और अच्छे से करते हैं, तो हम किसी पढ़े लिखे से कम नहीं हैं। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। अपनी माँ की सेवा का जो अवसर तुम्हें मिला है और उसकी बीमारी से दुख को जो तुम सहन कर रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि जो हमारे भाई और घर में लोग हैं, अपनी बीमार माँ की सेवा तुम अच्छे से कर रहे हो, इस जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा रहे हो, तो तुम किसी शिक्षित इंसान से कम नहीं हो। ये ज्ञान तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि किसी भी जिम्मेदारी को खुशी खुशी निभाना बहुत ही अच्छा कार्य होता है और वह वही इंसान कर सकता है जो वाकई में अपने चरित्र का सही से निर्माण करता है। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। अब वो बोल रहे हैं कि हमें अब आगे का जीवन गरीबी में बिताना है और गरीबी में जो सुख है वो अमीरी में नहीं है। अमीर लोगों को एक चीज़ की आस, कुछ ले लिया तो दूसरे दिन उनकी ख्वाहिशें और बढ़ती जाएगी, थोड़ा धन है और कमाते जाओ। परंतु जो गरीब इंसान होता है वह अपनी रोज़ी रोटी से जो भी कमाता है, जो भी मेहनत करता है, कमा कर लाता है, उसमें परिवार के साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं और चैन और सुकून के साथ रहते हैं। परंतु अमीर लोग अपनी ख्वाहिशों को कभी पूरा नहीं कर सकते और वो दिन पे दिन उनकी ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए तथा समझिए। थैंक यू।